पर आज से हम एक नया शो शुरू कर रहे हैं। शो का नाम है एक पर एक। इस शो में हम शहर की विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक हस्तियों से आपका परिचय कराएंगे। शो का उद्देश्य यही है कि शहर में रह रही विभिन्न क्षेत्र की हस्तियों से आप वाकिफ हो सकें, उनकी कला से वाकिफ हो सकें, उनकी योग्यता से वाकिफ हो सकें। तो पेश है आज एक पर एक इस नए शो का पहला एपिसोड। एक पर एक में आज हमारे बीच हैं जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम तिवारी। शुभम तिवारी कई साल से कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हैं। कई तरह के उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं। आज हम उनकी राजनीतिक प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे, उनकी दुश्वारियों के बारे में बात करेंगे और जो इस समय परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उनमें कांग्रेस किस तरह से काम करी, ये सारे सवाल हैं जिनको लेकर के हम शुभम तिवारी से आज बात करेंगे। शुभम तिवारी युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। राजनीति में शुभम की आमद ही कांग्रेस और कांग्रेस में युवक कांग्रेस से हुई। शुभम उस समय युवक कांग्रेस से जुड़े जब राहुल गांधी ने युवक कांग्रेस की कमान अपने हाथों में ले ली थी और एक एजेंसी ने युवक कांग्रेस के चुनाव कराए थे। शुभम की पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेसी है। शुभम के बाबा मुरारी लाल तिवारी शहर के जाने माने कांग्रेस नेता थे और काफी समय तक नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। युवक कांग्रेस में रहकर समाज में उनकी सजगता समय समय पर स्वतः दिखती है। भाजपा सरकार की विफलताओं और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उनके स्वर मुखर होते रहते हैं। शुभम जी, क्या राजनीतिक करियर कैसे शुरुआत हुई आपकी? शेखर जी, 2009 के दौर में जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, उस दौरान मैंने एक विज्ञापन के थ्रू आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला कि राहुल गांधी युवाओं को राजनीति में तरजीह देने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ओपन कॉन्सेप्ट शुरू किया अपना कि युवाओं की एक भागीदारी होनी चाहिए राजनीति में। बस उस दिन से जो पारिवारिक रूप से मेरे अंदर एक सोच थी समाज की सेवा करने की और अपने जो है गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए काम करने की, तो और कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं दिल से जुड़ाव हमेशा से रहा है, पारिवारिक रूप से रहा है। वहीं पे मैंने कांग्रेस का दामन संभाला और पूर्ण रूप से राहुल जी की इस मुहिम में आगे बढ़ा और यूथ कांग्रेस का जो उन्होंने इलेक्शन ऑर्गेनाइज किया था उसमें जो है यहाँ पर आया, अपने साथ साथी जोड़े, लोगों को कांग्रेस की मानसिकता के बारे में बताया। वहाँ से मैं यूथ कांग्रेस का मैंने विधानसभा अध्यक्ष बना फर्रुखाबाद शहर का। उसके बाद से लगातार आप लोग देख ही रहे हैं, आज जिला यूथ कांग्रेस का जो है अध्यक्ष हूँ और समाज के लिए समर्पित हूँ। बताते हैं कि जो नौजवान पीढ़ी है वो चमक दमक के साथ आगे बढ़ती है इस समय, और लोग कहते हैं कि जो डूबती नाव है उस पर लोग सवारी नहीं करते। तो कांग्रेस की राजनीति आपने जब शुरुआत की तो कांग्रेस के दिन बहुत अच्छे नहीं थे। उसके बाद में आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? तमाम राजनीति में आगे बढ़ने के और भी दूसरी पार्टियां थी, दूसरे मंच थे, दूसरे बैनर थे। तो लगता नहीं कि जो रास्ता आपने चुना वो बहुत कठिन रास्ता था? कांग्रेस में बहुत साल प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, बहुत साल से कांग्रेस सरकार में नहीं है, बहुत से लोग जुड़ नहीं रहे हैं कांग्रेस से, तो जो चमक थी वो नहीं थी। तो इसके बावजूद आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? देखिए, ये अच्छा प्रश्न है आपका और जो वर्तमान में आप समाज की स्थिति और युवाओं की सोच को देख के आपने सवाल उठाया है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है। और मेरा मानना ये है कि जो युवा वाकई में अगर जो है देश सेवा से, मतलब राजनीतिक पार्टी से जुड़ के देश की सेवा करना चाहेगा तो वो हमेशा पार्टी की आइडियोलॉजी को समझेगा। वही एक मेरी सोच थी कि मैंने कांग्रेस को गंभीरता से समझा, पढ़ा और किस तरीके से कांग्रेस ने देश के लिए काम किया है। बस उस भावना से, उससे ओतप्रोत होके मुझे कांग्रेस ही एक ऐसा विकल्प दिखा जिसमें मैं अपनी पूरी ताकत, अपना जीवन गुजार सकता हूं, क्योंकि यहीं पर मुझे वो मूल सिद्धांत मिले जिसके द्वारा मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं, जनता के लिए कुछ कर सकूं, जहां रहता हूं उस शहर के लिए, उस विधानसभा के लिए, उस जिले के लिए कुछ कर पाऊं। तो कांग्रेस से बढ़िया मेरा अपना मानना है कि कोई मंच नहीं। और राजनीति मुझे नहीं लगता सिर्फ पदों के लिए या कुछ पाने के लिए होनी चाहिए। अगर युवा, क्योंकि युवा, हिंदुस्तान एक युवा देश है और युवाओं की सोच कहीं ना कहीं पर समाज के लिए कुछ करने की होनी चाहिए, तो कांग्रेस से बढ़िया कोई विकल्प नहीं है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। कांग्रेस को चुनने के पीछे कई कारण थे। शुभम के फैमिली बैकग्राउंड थी, पारिवारिक कांग्रेस से रिश्ते थे, ये सारी चीज़ें थी। और ये पता था उन्हें कि रास्ता बहुत दुर्गम है, रास्ता आसान नहीं है राजनीति में आगे बढ़ने का। ये शॉर्टकट भी नहीं है कि आसानी से उस रास्ते पर बढ़ कर के राजनीतिक जो सफलताएं हैं वो हासिल की जा सकें।
तो उस स्थिति में भी इन्होंने कांग्रेस को ही चुना और उसके पीछे इनके तर्क हैं अपने। तो कांग्रेस तो बहुत सालों से सरकार में नहीं है, विपक्षी भूमिका में है, लोकसभा में आपको विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिल पाया है। तो वो जो है इस स्थिति में कांग्रेस जो विपक्ष की भूमिका है वो भी पूरी तरह से अदा नहीं कर पा रही है। तो कैसे आप लोगों को संतुष्ट कर पाते? समस्याएं हैं, लोग सरकार से संतुष्ट नहीं है, सत्तारूढ़ पार्टी है उससे संतुष्ट नहीं है। इसके बाद में भी विपक्ष की भूमिका, शहर में रह करके, जिले में रह करके विपक्ष की भूमिका किस तरह से अदा कर पाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आज अगर कांग्रेस में हूँ तो कांग्रेस के सिद्धांतों से मैं कहीं ना कहीं अपने आप को जो है गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और रही बात विपक्ष की भूमिका, तो मेरा मानना ये है कि विपक्ष इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष ही वो आवाज़ है, वो बात है जो कहीं ना कहीं सरकार की गलतियों को उजागर कर सकता है। सत्ता में रह के लोग सत्ता के मद में आके बहुत से ऐसे काम कर जाते हैं कि जिन पर अगर सशक्त विपक्ष नहीं होगा, वो विपक्ष नहीं होगा जिसकी अंतरात्मा मजबूत होगी। तो कई तरह की समस्याएं हैं, शहर में सड़कें टूटी हैं, कोरोना को लेकर के तमाम व्यवस्था क्वारंटाइन सेंटर में है, तमाम चीज़ें हैं। खासतौर से इस दौरान जब कोरोना काल चल रहा है, तमाम सी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। रोजगार, बेरोजगारी की समस्या है। सरकार तमाम तरह की घोषणा कर रही है, लेकिन सरकार जो अपेक्षाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति नहीं कर पा रही कुल मिलाकर के। तो ऐसे में जो जनता की अपेक्षाएं हैं कांग्रेस से, उन्हें कांग्रेस किस तरह से पूरा कर पा रही? कोई इस तरह का कोई मानचित्र आपके दिमाग में हो? देखिए, जैसा वर्तमान स्थिति जो कोरोना काल की बात है, इसमें हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि जनता के बीच में सिर्फ राजनीतिक पहलू नहीं जाने चाहिए। एक कांग्रेसी होने के नाते हम लोगों ने जब से कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में फैली है, तो हम जिस काबिल हैं, चाहे जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, हम लोगों ने प्रयास किया है। कांग्रेसियों का ये सबसे बड़ी सोच रही है कि कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, किसी व्यक्ति के परिवार में ऐसी कोई समस्या ना हो कि उसे मौके पर डॉक्टर उपलब्ध ना हो पाए। तो उसके लिए हम लोग जहाँ तक हो सका सरकार से गुहार लगाते रहे, बात उठाते रहे। किसी को भी कोई समस्या ना हो। इस लॉकडाउन के दौरान हम लोग निकल के पहुँचे। हम लोगों ने देखा कि सैनिटाइजेशन इस सरकार के द्वारा नहीं हो पा रहा है, तो हम घर घर तक, यूथ कांग्रेस घर घर तक गई। मैं स्वयं गया, मैंने प्रयास किया कि ये संक्रमण ना फैले। मैंने एक घर में सैनिटाइजेशन करने का प्रयास किया, क्योंकि कांग्रेस का संगठन भी आपका कमज़ोर है। संगठन भी आपका कमज़ोर है, लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं आपके संगठन से। पंचायत से लेकर के नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों तक आप शून्य है कतई। तो जो नौजवान है, जिसे जोड़ने की जिम्मेदारी खासतौर से वो कांग्रेस की है, लोग क्यों जुड़े आपसे? आपके पास कुछ देने के लिए तो है नहीं, तो कैसे? और आपकी पार्टी एंड टाइम पे चुनाव घोषणा कर देती है कि हम पंचायत चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो जो छोटा कार्यकर्ता है उसके हिस्से में क्या जाता है? और जो पिछले चुनाव रहे हैं उनमें भी आपका बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा आपकी पार्टी का, तो क्यों जुड़े? आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है युवाओं को जोड़ने की, वो इन परिस्थितियों में लोग क्यों जुड़े? सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि आदमी जो नए लोग हैं वो क्यों जुड़े आपसे? देखिए, आपका जो सवाल है, अगर आप नगर पंचायत और पंचायती के चुनाव को लेकर बात कह रहे हैं, तो कोई इसमें शक नहीं है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं कि कांग्रेस ने उस समय पर इन सब चुनावों में किसी कारणवश हस्तक्षेप नहीं किया होगा। लेकिन जब से यूथ कांग्रेस ने ये अपनी, राहुल जी ने यूथ कांग्रेस की बागडोर संभाली और हम लोग लगातार जो है प्रयासरत हैं संगठन को बढ़ाने में, तो कहीं ना कहीं अब आप देख रहे हैं, भले ही हमारे जिले में अगर अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है, जल्दी ही हो जाएगी। हम लोग भी पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन जहां पर ऐसी कुछ व्यवस्था, आपने जो एक सवाल किया कि जो है युवाओं को क्या मिलता है, तो देखिए, एक बहुत सीधी बात है कि कांग्रेस में जो युवा जुड़ा है, मैं उस युवा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मानता हूं कि उसकी मानसिकता राजनीति के अंदर समाज के लिए कुछ करने की है, समर्पित है वो जनता की भावनाओं के लिए। और जिन्हें लालच है, वो, इसमें कोई शक नहीं है कि वो कांग्रेस से कभी नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी ऐसी कोई राजनीतिक पहलू, ऐसा किसी राजनीतिक पहलू पे जो है कदम नहीं बढ़ाया है जो कभी समाज के प्रति चला जाए या किसी की जो है अपने किसी और भावना को चोट पहुंचाए। ऐसा कांग्रेस कभी सिद्धांत नहीं रहा है। तो हो सकता है कि हम लोग बहुतों को लाभ ना पहुंचा पाए हों, लेकिन हम अपने सिद्धांत पे चलते हुए हमने कभी किसी का अहित भी नहीं होने दिया। इस बात का मैं आपके साथ दावा करता हूँ। तो और चीज़ें हैं जो अपने तर्क हैं पूरे शुभम के इस चीज़ को लेकर के, किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, और उसके बाद में भी, और उनका कहना है कि ये सारी चीज़ें उनके साथ हैं, और उसके बाद में भी लोग जुड़ रहे हैं। लोगों को कोई अपेक्षा नहीं है कांग्रेस से। इसके बाद में भी जो हमारी नीतियों को, कार्यक्रमों को पसंद कर रहे हैं, वे लोग हमसे जुड़ रहे हैं।
और प्रियंका जी यूपी की प्रभारी बन गई, तमाम रूप से सक्रिय भी रहती हैं, हर मौके पर उनकी सक्रियता दिखती है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्रों में अब यही कहा जा रहा है कि उनका जो करिश्मा जिसकी अपेक्षा थी वो करिश्मा नहीं रहा। खासतौर से अब उनका लक्ष्य है 2022 को लेकर के। तो क्या लगता है कि युवाओं में अभी उनका कोई जादू बरकरार है? प्रियंका जी को लेकर के लोग क्या सोचते हैं, जो युवा वर्ग है उसमें? देखिए, पहले जो आपने एक बात जोड़ी है प्रियंका जी के साथ कि करिश्मा नहीं दिख रहा है, आज की स्थिति में मैं मानता हूं कि प्रियंका जी से ज़्यादा कोई ऐसा नेता नहीं है जो समाज और देश के लिए और प्रदेश के जनता के लिए करने की और बोलने की ताकत रख पाए। आज अगर कोविड के दौरान कहीं अगर एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध होती है तो प्रियंका जी मुख्यमंत्री को इस चीज़ के लिए चेताती हैं। कहीं डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते तो प्रियंका जी उसके लिए चेताती हैं। कहीं पर अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो प्रियंका जी उस चीज़ पर चिंतन करती हैं। और सरकार को अगर आज की सरकार को अगर किसी ने मजबूर किया है तो वो प्रियंका जी ने किया है। और रही बात जिस हिसाब से प्रियंका जी काम कर रही, मैं मानता हूँ कि देखिए प्रियंका जी में वही सोच है, वही टच है जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी में थी कि देश और समाज के लिए समर्पित होना अगर सीखना है, देखना है तो प्रियंका जी को देखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हम लोग आज प्रियंका जी के जो है प्रभात क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, हम लोग को बहुत खुशी है कि हमारे पास प्रियंका जी जैसी लीडर है जो किसी भी मुद्दे पर बेबाक होकर जो है इस वर्तमान सरकार को और इस वर्तमान मुख्यमंत्री जी को लिख देती हैं और काम करने पर मजबूर कर देती हैं। नहीं, और भी चीज़ें हैं, खासतौर से संगठन भी आपका कमज़ोर है, जो आपका वोट बैंक है वो छिन चुका है। नई पहल हो रही है, धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस है, वो जितिन प्रसाद जी ने एक पहल की है, ब्राह्मणों से बात कर रहे हैं, उनके सुझाव उनके मान रहे हैं कि क्यों कांग्रेस से वो लोग क्यों दूर हो गए, तमाम सी चीज़ें हैं। तो जितिन प्रसाद जी की जो पहल है उसे किस रूप में लेते, कितनी सफल हो पा रही है? और उसको लेकर के जो आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने फिर वही जातिवाद की राजनीति शुरू कर दी है, तो कांग्रेस और फिर दूसरी पार्टियों में अंतर क्या रह गया है? देखिए, जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनकी हकीकत शेखर जी आप भी जानते हैं। और जहाँ तक जतिन प्रसाद जी की बात रही, तो हर व्यक्ति की एक निजी सोच भी होती है, हर व्यक्ति का अपना एक निजी मत भी होता है और हर व्यक्ति की एक निजी पीड़ा भी होती है। आज अगर जतिन जी जो है एक ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है। आज जतिन जी अगर प्रदेश के अंदर जो लगभग 100 ब्राह्मणों की हत्या हो चुकी है उस पर सवाल उठा रहे हैं तो ये वो गलत नहीं कर रहे हैं। अगर क्या यही बात अगर जो है अखिलेश यादव जी अपने समाज के लिए उठाते हैं तो वो भी गलत है, मायावती जी दलित समाज के लिए उठाती हैं तो वो भी गलत है, और स्वयं अगर योगी जी महाराज जो है नित्यानंद और सेंगर वाले मुद्दों को अगर इस तरीके से जो है दबाने का प्रयास करते हैं तो क्या ये सवाल उन लोगों को उठाना लाजमी है? कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाना गलत बात है, क्योंकि अगर आज जतिन जी कोई बात कर रहे हैं तो भले ही वो कांग्रेस के लीडर हैं लेकिन एक स्वयंभू जो है एक ब्राह्मण समाज के नेता भी हैं और उन्हें लगता है इस बात पर बोलना चाहिए, इस बात पर सरकार को चेताना चाहिए, क्योंकि उनका मत है कि जो ब्राह्मणों ने सरकार को बहुत मौका दिया, बहुत साथ दिया, बहुत समर्थन दिया, उसके साथ ऐसी बात हो रही है। तो राजनीति अपनी जगह पर है और जो वर्तमान में उनकी अपनी सोच है वो इस तरीके से आज काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बात को टॉन्ट के वे में देखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आवाज़ उठाता है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो वो किसी तरीके से उठाता है, वो गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। जिले में जो स्थिति है राजनीतिक दलों की, आप उसमें बहुत पिछड़े हुए हैं, कैसे आप भाजपा की सपा की राजनीति का कैसे आपकी पार्टी कैसे उसे पीछा कर पाएगी, कैसे उसका विकल्प बन पाएगी? देखिए, आप जो भाजपा की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये एक बुलबुला है, कुछ समय के लिए उदय हुआ और फूट जाएगा। लोगों ने मोदी जी पे विश्वास करके वोट दिया था और आज उनके घरों के सामने बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। योगी जी ने बहुत से वादे किए और खैर उस भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या बोलूं जो अपने वादों को जुमला बता देते हैं, जिन्हें एक्चुअल मुद्दों की जानकारी ही नहीं है। तो देखिए, जनता को आप एक बार ठग सकते हैं, लेकिन जनता का जब विवेक शून्य नहीं है, विवेक जाग रहा है, वो देख रहे हैं कि वर्तमान स्थिति में टूटी सड़क को लेकर आपने एक प्रदर्शन किया, वो चर्चित रहा, क्या उसके पीछे क्या मंतव्य था? देखिए, ऐसा है कि मैंने वो प्रदर्शन कहीं ना कहीं सरकार को चेताने के लिए और उस सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए प्रयास किया है जो आज के दौर में आंदोलनों को कुचल देते हैं, आवाज़ों को कुचल देते हैं। कोई उनसे कायदे की बात करे तो उसे ख़त्म कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसा करा जाए, अब इन्हें शर्मिंदा करने का कुछ काम किया जाए। वही मैंने काम किया, क्योंकि एक सड़क जो कि हमारे यहाँ की मुख्य मार्ग है, हज़ारों किसान उस सड़क पर निर्भर करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है हमारे सातरपुर आलू मंडी। तो वहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा है कि मतलब समझ में नहीं आता कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। तो वो कहीं ना कहीं तालाब का रूप ले चुका था
और मुझे योगी जी के वो वक्तव्य याद आ गया कि प्रदेश में जो आज से 3 साल पहले उन्होंने बोला था कि प्रदेश में कोई भी सड़क ऐसी नहीं छूटेगी जिस पे गड्ढा रह जाए। तो कहीं ना कहीं अब तो सड़कों पर गड्ढे नहीं साहब, पूरे पूरे तालाब हो गए हैं। हम लोगों ने वहाँ पर एक सांकेतिक मछली मारने का कार्यक्रम किया ताकि योगी जी को इस बात का मतलब अंदाज़ा हो जाए कि उनका ये भी वादा कहीं ना कहीं कोरा था। और सबसे बड़ी बात है कि योगी जी ने अगर कहा तो बजट सैंक्शन हुआ होगा, वो पैसा कहाँ गया? कांग्रेस पर सवाल उठाने वाले पहले ये तो जवाब दें कि उनकी योजनाओं में उनके जो बड़े बड़े वादे हैं उनके लिए जिन्हें पैसा आवंटित किया, लेकिन वो वादे तो पूरे हुए नहीं, तो वो साहब पैसा कहाँ गया? हम लोग भी उसकी जांच की मांग करते हैं। एक पर एक में आपने आज शुभम तिवारी से बातचीत सुनी, आई विटनेस ने बात की जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम तिवारी से। अगले सप्ताह अगले रविवार कौन होगा हमारा मेहमान, इसका इंतजार करिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।